नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन दिल्ली के रास्ते में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा बैरियर उत्तर प्रदेश ने ही लगा दिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या में विकास करना कोई काम नहीं आया। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या पहुंचे। कोरोना के खतरे के बीच रामलला का मुद्दा देश भर में गरमाया। 22 जनवरी को इसी साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। विपक्ष का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में भाग लेने नहीं पहुंचा। इस पर खूब राजनीति हुई। इसके बाद भी फैजाबाद सीट पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक करारी हार हुई है, क्योंकि पिछली बार 2019 में अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 62-63 सीटें थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उपचुनाव के बाद 2 सीटें और जीती थी, जिनमें से रामपुर और आजमगढ़। तो इन सीटों को जीतने के बाद आंकड़ा और बढ़ गया था। लेकिन अब सोचेगा कि सीधा 65 सीट से गिरकर 33-34 सीट पर आकर बीजेपी खड़ी हो गई है। एक इतने बड़े मार्जिन के साथ हार होना, या यूं कहें कि सीटों का घट जाना, और जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़कर 43 हो गई हैं। पिछली बार केवल 5 सीटें थी समाजवादी पार्टी के पास, और 1 सीट थी, मात्र 1 सीट रायबरेली की थी कांग्रेस के पास। अब इन 6 सीटों से बढ़कर सीधे सीधे पहुंच जाती हैं, 43 सीटें हो जाती हैं। आखिर अब इसके पीछे सभी ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि फैजाबाद और अयोध्या में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2 बार से लगातार जीत रहे और सांसद रहे लल्लू सिंह आखिर क्यों अयोध्या से हार जाते हैं, वो भी तब जब इसी साल 500 साल के बाद रामलला का मंदिर बनता है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिव सिंह जुड़ गए हैं। शिव जी, स्वागत है आपका एएमवी नेटवर्क पर। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिएगा कि आखिर फैजाबाद सीट पर हारने का बड़ा कारण क्या है, यह जनता समझना चाहती है, इसको जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर बन गया है, अयोध्या में विकास का दावा हो गया है। 1, 2 या 3 हजार के प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 30 से 35 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट वहां शुरू किए गए, योजनाओं को शुरू किया गया। और बीजेपी लगातार इस तरह के दावे कर रही थी कि राम मंदिर बना दिया गया, एयरपोर्ट बना दिया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी कर दी गई। अब सवाल जनता के मन में यह कि आखिर इसके बाद भी लल्लू सिंह क्यों हार गए, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी की वहां जीत हो जाती है। तमाम तरह के मीम भी इसको लेकर वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के गणित को समझना बड़ा जरूरी है। क्या जिस बात को लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू वोटर जातियों में बंट गया है, और उसी का यह नतीजा है कि फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी हार गई है, क्या यह फैक्टर सही लगता है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? या फिर यूं माना जाए कि जिस तरह से कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना रहा कि देश में, यानी कि भारत में, विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता है, तो अगर बीजेपी ने विकास किया है तो फिर वोट मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्या इस फैक्टर को सही माना जाए, या फिर यूं माना जाए कि बात कुछ अलग ही है, इन बातों से सिर्फ कवर करने की कोशिश की जा रही है? अगर इसके पीछे के आप कुछ फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक बड़ी कोशिश यह भी समझ में आती है
कि जब लल्लू सिंह के नाम का ऐलान किया गया कि फैजाबाद अयोध्या सीट से चुनावी मैदान में लल्लू सिंह होंगे, तो उसके बाद से ही अयोध्या की जनता में एक बड़ी नाराजगी देखी गई थी। लोगों का यह भी कहना रहा कि देखिए, राम मंदिर के बन जाने से मन में खुशी तो अपार है, विकास के हो जाने से स्थिति में बेहतरी तो है, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं उनसे पार कैसे पाया जाए। जो हमारे दुख हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जिन समस्याओं से हम हर दिन दो चार हो रहे हैं, आखिर उनकी सुनवाई कैसे होगी। क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि इस डेवलपमेंट को लेकर स्थानीय नागरिकों और वहां के स्थानीय दुकानदार, जिनकी दुकानें इस विकास की भेंट चढ़ गई, आखिर उनके विस्थापन की सुध लेने के लिए कौन आएगा। सरकार के नुमाइंदों ने उनकी सुध ली ही नहीं है, और जब वो अपनी अर्जी को लेकर पहुंचे तो राम विरोधी ने हो जाना, ये तकमा उनको दे दिया गया। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिव सिंह जुड़ गए हैं। शिव जी, स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। शिव जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं जी। स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, शपथ भी हो जाएगा। अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है तो 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। लेकिन क्या फैक्टर नजर आते हैं कि जहां 64-65 सीटें थी बीजेपी के जिस उत्तर प्रदेश में, राम मंदिर के बन जाने के बाद इतनी कैसे घट गई कि वो आंकड़ा आधे से भी नीचे चला गया? देखिए, माननीय मोदी जी 14 में पहली बार प्रधानमंत्री देश के बने और 19 में उन्होंने फिर रिपीट किया। आप तीसरी बार भी देखेंगे, आप उनका पूरा जो कार्यकाल 10 वर्षों का देखेंगे, एक दिन भी जिस व्यक्ति ने अवकाश ना लिया हो, अनवरत जनता से संवाद करता रहा हो, अनवरत जनता के नीचे तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता जिसने की हो। आप देखिए, जनता के बीच में नाली, सड़क, खरंजा, पानी, बिजली और राशन तक की व्यवस्था माननीय मोदी जी ने की। लेकिन होता क्या है कि झूठ के पैर बहुत लंबे होते हैं, बहुत तेज दौड़ता है वो समाजवादी। लेकिन शिव जी, हमने तो आज तक यही सुना कि झूठ के पैर ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। कहावत तो यही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि झूठ के पैर यहां इतने बड़े हो गए कि वो इतनी तेजी से फैला कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक गए, जनता को समझाने का प्रयास किया। लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा तबका है जो संविधान के इर्द गिर्द घूमता है और सीधे सीधे वो संविधान से अपने आप को इफेक्ट करता है। तो आप पाएंगे कि वहां पर जनता को हम उस तरह से समझा नहीं पाए जितना हम लोगों को, इन लोगों ने इतना भ्रम फैला रखा था, उनने शायद हमारी बात उस तरह से नहीं समझी। और या फिर ये माना जाए कि अगर विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया तो उसमें उस हवन कुंड में घी का काम आप ही के नेताओं ने किया। लल्लू सिंह ने बयान दिया कि संविधान बदलना है तो 400 पार चाहिए। अनंत हेगड़े का बयान आया कि अगर 400 पार देनी पड़ेंगी अगर संविधान को बदलना है तो क्या ऐसे बयानों ने भी तो घी का काम किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं कि हम जनता के बीच में गए, वह बात किस तरह से इन लोगों ने कही थी, उसको किस तरह से जनता के सामने लाया गया और सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एक मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा कि संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने बिहार का चुनाव देखा था। आप निश्चित रूप से मानिए कि 10 वर्ष हमारी गवर्नमेंट सरकार रही और 10 वर्ष सरकार रहने के बाद भी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, तो हम आने वाले समय में संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले नहीं थे। लेकिन जनता के बीच में यह बात जो हमारी थी, नहीं तो ये बातें निकली तो आप ही के नेताओं की तरफ से थी ना। पहले बयान तो आपके नेताओं की तरफ से आया, मौका उन्होंने दिया तो मुद्दा विपक्ष ने बना लिया हाथों हाथ। देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में वह बात रखी अपनी, किस परिप्रेक्ष्य में वह गए। आज देखेंगे कि जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है वह भारतीय जनता पार्टी को सीटों के घटने के कारण हुआ है। और निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्य मुद्दा तो विकास था, मुख्य मुद्दा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करना था। वह चाहे महिला हो, चाहे वह किसान हो। हमने एक अयोध्या में देखेंगे, अयोध्या में हमारी हार हुई है। अयोध्या में 32,000 का बड़ा प्रोजेक्ट, 2,000 का नहीं,
32,000 के बड़े प्रोजेक्ट जो है वहां चालू हुए और विकास हुआ। आज पर्यटन का बहुत बड़ा हब अयोध्या बन चुका है, उसका लाभ भी अयोध्या के निवासियों को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर वही आ जाएंगे कि जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर हम अपनी राय जिस तरह से रखनी चाहिए। लेकिन भारती साहब, लोगों का तो यह भी कहना है कि जो इस विकास के नाम पर जिनके घर या जिनकी दुकानें भेंट चढ़ी, जिनको विस्थापित करना था, उनको विस्थापित करने की सुध सरकार के किसी नुमाइंदे ने ली ही नहीं। और वो अगर किसी के पास गए अपनी दरखास्त लेकर, अगर वही सुन लीजिए ना पूरी बात भारती साहब पूरी बात, अगर वो अपनी शिकायत लेकर, अपनी समस्या लेकर किसी के पास पहुंचे तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ये कह दिया कि ज्यादा बोलोगे तो राम विरोधी कहला दिए जाओगे। नहीं, ये आप देखिए उसको दूसरे वे में ले गए। विकास कहीं भी होता है, आप देखेंगे तमाम तरह के हाईवे निकलते हैं, तमाम तरह की सड़कों का चौड़ीकरण होता है, तो वह कहीं ना कहीं जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए सरकार मुआवजा देती है। उस पद्धति में यहाँ अयोध्या के विकास में भी यही हुआ, हमने वहां मुआवजा काम किया। भारती साहब, उस वीडियो को मैं अलग नहीं लेकर गया, आप गलत समझ गए मेरी बात को। मेरा भी कहना यही है कि विकास की भेंट तो चढ़ते हैं, दुकानें मकान लोगों की जगह जाती हैं, उनको मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि मुआवजा मिला नहीं, विस्थापित हमें दूसरी जगह पर करना था जो किया नहीं गया। और हम जाकर अधिकारियों से मिलते हैं, सांसद से मिलते हैं, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए 2 वर्ष से वहां पर इस तरह की क्रियाएं चालू थी। हाँ, 2 वर्ष में आप देखिए इतना बड़ा जब कहीं पर विकास के लिए कुछ तैयार किया जाता है तो बड़ी कुछ थोड़ा समय लगता है। जहां निवासियों जो मूल निवासी अयोध्या के उनकी जहां शिकायतें आ रही हैं, अभी यह वीडियो जो एकदम से चलने लगे जब अयोध्या की सीट आ रही है, उसके बाद से इस तरह के वीडियो अचानक से सामने निकल के आए। लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए सरकार उनके साथ परस्पर खड़ी थी, और जहां जहां भी विकास के नाम पर कहीं भी मकान हाथ हुए हैं। सवाल सिर्फ ये अयोध्या का नहीं है भारती साहब, ये सवाल सिर्फ अयोध्या का नहीं है, सवाल मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल की तमाम सीटों पर गया तो लोगों का यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि बीजेपी का कोई भी सांसद हमारी समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। कि मोदी के नाम पर वोट तो दे दें, लेकिन हमारी समस्याएं हम किसको सुनाए जाकर। देखिए सांसद, जब आप कहीं देखेंगे रिजल्ट आपने देखे हैं, जहां जहां पर भी रिपीट किए हैं, जहां भी तीसरी बार लड़ रहे हैं, वहां पर एक हल्की फुल्की कोई भी रहता है तो एंटी इनकम्बेंसी रहती है। आप भी मानेंगे, हम भी मानते हैं। और उस एंटी इनकम्बेंसी में कौन कितना बड़ा, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि जनता एकदम से नकारने वाली है। और उसने नकारा सिर्फ इसलिए, आप देखेंगे एक बड़ा वर्ग जो था, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, बड़ा वर्ग आज समाजवादी पार्टी के साथ जो संविधान का डर दिखाया, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो संविधान का डर दिखाया, आज चाहे जितनी बातें निकल कर आए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी ने जो झूठ प्रचारित किया कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, समाजवादी पार्टी तो आप देखेंगे अंतिम समय तक बिल्कुल। और मैं फिर यही बात कह रहा हूं भारती साहब, मैं फिर यही बात कह रहा हूं भारती साहब, मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि डर अगर विपक्ष ने दिखाया तो उस डर में घी का काम आप ही के नेताओं के बयानों ने किया। देखिए कोई बात निकल के आई, अगर कहीं पहले और दूसरे फेज में यह बात कहीं से निकल कर आई, उसके बाद सारे मुद्दों को विपक्ष ने दरकिनार कर दिया। सिर्फ एक मुद्दा लेकर वो बनी कि संविधान खतरे में है, संविधान, विकास की एक बात अगर किसी विपक्ष के दल ने की हो, नहीं की, सिर्फ संविधान का डर दिखाया। इतना बड़ा मुद्दा था क्या? इतना बड़ा मुद्दा था क्या? नहीं था। ठीक है, शुक्रिया आपका शिव भारती जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समय देने के लिए।